जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम आज समास के एमसीक्यू के माध्यम से आज हम लोग जो है वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। बता दें कि इससे पूर्व में हम लोगों ने समास के पूरे थ्योरी क्लास को हम लोगों ने एक एक करके सभी चीज़ों को डिटेल में हमने समझा था। लेकिन आज आपको हम क्या है कि समास समझने का एक सर्वोत्तम तरीका जो होता है, यानी शॉर्ट एक लाइन में अगर आपको समझना हो और कम समय में अगर आपको समझना हो कि समास कैसे हम लोग समझेंगे, तो उसके बारे में आज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ से अगर इन चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो बता दें कि समाज के प्रश्नों को हल करने में आपको थोड़ी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए एक शर्त है कि इसके पूर्व में आपने हमारे थ्योरी क्लास को देखा होगा। अगर आपने थ्योरी सेशन को देखा होगा तभी आप चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको कहीं अव्ययी भाव समास के प्रश्न आपको दिखाई दे तो उसके लिए 2-3 शर्त होता है। पहला शर्त होगा कि वो प्रश्न को जब आप समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह क्या होता है, फिर वही चीज़ बोले कि अगर थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो ये सारे शब्दावली से आप परिचित होंगे। समस्त पद क्या होता है, तो समास विधि से बना हुआ जो भी नया शब्द होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, तो उसी समस्त पद को विग्रह रूप जो होता है, यानी उसी का, जैसे एक हमने लिखा कोई भी मान लेते हैं हमने लिख दिया लंबोदर, ठीक है। अब लंबोदर को अगर यहाँ पे निकालना हो तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद बोलते हैं, ठीक है। इसको हम समस्त पद बोलेंगे क्योंकि समास विधि से बना हुआ ये नया शब्द है। जबकि समास विग्रह क्या हुआ, इनको तोड़ करके अगर आप डिटेल में इस तरह से पूरा लिखना चाहें विग्रह करके तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। लंबोदर में अगर आप तोड़ना चाहें तो यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है लंबा और दूसरा शब्द दिख रहा है उदर। इसको शब्द नहीं, इसको हम पद बोलेंगे, है ना, इसको हम पद बोलते हैं। इसमें से ये पद जो होता है, पहला पद इसको बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद। जबकि उदर यहाँ पे जो दिख रहा है ये दूसरा पद है, इसको हम उत्तर पद बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं, दूसरा पद बोलते हैं, या तो फिर इसे पर पद भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा। हमारे पिछले कक्षा में आपने ये सारी चीज़ें आसानी से समझा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अव्ययी भाव समास के प्रश्न आपको दिखे तो उसका जो पहला पद होगा वो या तो उपसर्ग के रूप में जुड़ा होगा या तो अव्यय के रूप में होगा। क्या अव्यय होता है, उपसर्ग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो उसका पद होगा वो संज्ञा रूप में होगा। क्लियर हो गया। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पैत घर, पैत घर। तो अब देखिए यहाँ पे घर जो है एक संज्ञा शब्द है, घर क्या है जी, तो एक संज्ञा शब्द है। जबकि पैत यहाँ पे क्या है, अव्यय के रूप में है। क्या है, अव्यय के रूप में है, पैत घर। अब देखिए ये क्या है कि, और साथ ही साथ इसका एक चीज़ और होता है अव्ययी भाव का, कि इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। पहला पद प्रधान, यानी कहने का अर्थ क्या है, यानी पहले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपरिवर्तनीय होगा। जो भी परिवर्तन होगा वो दूसरे पद में होगा, पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या दूसरे पद में कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या, यही पद में, यही शब्द के लेकर के, तो हाँ कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे दिन जोड़ दिया तो आ गया पैत दिन, हमने यहीं पे लिख दिया बच्छर तो ये हो गया पैत बच्छर। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैत जन, यानी जन लोग बोलते हैं इसको, है ना, तो पैत जन हो गया। तो देखिए ये क्या है कि अस्थिर है, इसका पहला पद क्या है कि अस्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको हम अव्ययी भाव समास के रूप में देखते हैं इस तरह से। लेकिन इसका दूसरा भी शर्त है कि अगर दो अव्यय शब्द अगर उसकी आवृत्ति हो रही हो या उसका दोहरान हो रहा हो तो वो भी शब्द जो कहलाता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर दो संज्ञा पदों का आवृत्ति हो या दोहरान हो तो वो भी जो है वो अव्ययी भाव समास ही कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ शामिल किया है दिन दिन, तो दिन यहाँ पे देखेंगे बीच में आपको जो वो दिख रहा है कि हाइफन का चिन्ह दिख रहा है,
तो कई लोग बोल देते हैं कि अगर आपको यहाँ पे बीच में हाइफन का चिन्ह दिखे तो ये द्वंद्व समास होता है, जबकि ये गलत है। जरूरी नहीं कि हर बीच में अगर आपका योजक चिन्ह लगा हो और वो जो है वो द्वंद्व समास ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। योजक चिन्ह लगा हुआ शब्दावली जो है हम देखेंगे यहाँ पे कर्मधारय समास में भी ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग अव्ययी भाव समास में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। अगर दो विशेषण शब्दों का अगर आवृत्ति हो तो वो क्या कहलाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये 3 कंडीशन है आपको अव्ययी भाव समास समझने के लिए। अगर ऐसा समास आपको ऐसा अगर शब्द मिलता है तो आप आसानी से उसे जो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखिएगा। दूसरा समास इसमें जो प्रकार आता है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का अर्थ क्या होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, पहला बात। दूसरा क्या होता है कि इसका पहला पद जो होता है वो असंख्यावाची विशेषण होता है। अब ये असंख्यावाची विशेषण क्या हुआ भाई, तो बता दें कि जो विशेषण के जैसे हम लोगों ने 4 भेद पढ़ रखा है, कहीं कहीं पे 5 भेद दिखता है ना। तो 5 भेद में अगर बात किया जाए तो संख्यावाची विशेषण को छोड़ दिया जाए, 4 भेद ही हम मानते हैं, है ना। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद आपका संख्यावाची विशेषण, उसके बाद कालवाची विशेषण होता है ना, जो कि या तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और भी कई आधार पे ये 4 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। परिमाणवाचक होता है, ठीक है। इन सभी को अगर देखा जाए तो संख्यावाची को छोड़ करके जितने भी विशेषण के भेद हैं वो सभी प्रकार के भेद अगर आपको यहाँ पे पहला में मिले विशेषण के रूप में और दूसरा पद अगर संज्ञा मिले तो वो जो है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या होता है कि अगर 2 विशेषण शब्दावली पहले पद में और दूसरे पद में, दोनों पद में अगर विशेषण शब्दों का दोहरान हो या आवृत्ति हो तो वो भी जो है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है लाल लाल, लाल लाल, तो बता दें कि लाल एक विशेषता बता रहा है कलर का, और दोनों में देखिए पहला पद भी यहाँ पे लाल है और दूसरा पद भी लाल है, तो यहाँ पे ये इसको हम पूर्व पद बोलेंगे और इसे हम उत्तर पद बोलेंगे। दोनों में देखिए ये दोनों में विशेषण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ना ही द्वंद्व समास कहेंगे और ना ही इसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर हो गया। और इसका चौथा रूल जो है वो है कि उपसर्ग को विशेषण बना दे। जहाँ पे आपको देखे कि उपसर्ग को वो विशेषण बना दे तो वो भी जो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। आपको क्या है कि सबसे पहला शर्त है समास को जानने के लिए और उन शब्दावलियों को जानने के लिए, उस सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले उस समास का विग्रह करना आना चाहिए। समास विग्रह आपको करना आना चाहिए, यानी उस शब्द को आपको पहले तोड़ने के लिए आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे एक शब्द हमने लिखा लाले लाल, लाले लाल, तो ये आपको शब्द दे दिया, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, लाल और लाल, है ना, लाल लाल। तो देखिए बीच में योजक चिन्ह दिख रहा है, बीच में ये योजक चिन्ह दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये द्वंद्व समास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 विशेषण पदों का दोहरान हो रहा है या आवृत्ति हो रहा है, तो ऐसे को हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले जो समास का प्रकार है वो है द्विगु समास। अब देखिए अभी हमने कर्मधारय समास में क्या बोला था कि विशेषण में संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके बाकी जितने भी विशेषण के प्रकार हैं वो सभी अगर आपको पहले में दिखाई दे और दूसरा पद में अगर संज्ञा हो तो वो कर्मधारय समास होता है। जबकि संख्यावाची विशेषण पद और दूसरा में संज्ञा दिखे, दूसरे पद में संज्ञावाची शब्द मिले तो वो जो होता है वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं पंचघाघ, पंचघाघ, दुबटिया, ठीक है। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे सप्ताह। तो देखिए यहाँ पे जो पहले शब्द आपको दिख रहे, पहला पद इसका जो दिख रहा है पंचघाघ, यानी 5 झरनों का समूह होता है ना, 5 झरनों का समूह को ही पंचघाघ कहा जाता है। दुबटिया 2 रास्तों का स्थल होता है। तो देखिए पहला पद जो दिख रहा है इसका वो क्या दिख रहा है, संख्यावाची विशेषण के रूप में दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा पद जो है वो क्या है, इसका संज्ञावाची शब्द है।
यानी झरना का विशेषता बता रहा है क्या कि वो 5 झरनों का समूह है ना, वो 5 झरनों का समूह है, तो उसको एक विशेषता बता रहा है, लेकिन वो संख्यावाची रूप में, एक संख्यात्मक रूप में वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इन सारे को किस में रखेंगे, तो इन सारे को जो है वो हम द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। चौथा समास के प्रकार की बात करें तो वो आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें भी जो है वो दूसरा पद प्रधान होता है। साथ ही साथ आपको तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों पदों के मध्य में कारक विभक्ति चिन्ह होता है। कारक विभक्ति क्या होता है, कारक के वीडियो में हम लोगों ने सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। कौन सा कर्म कारक क्या होता है, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी कारक के भेद वहाँ पे हमने 8 भेदों के बारे में हमने चर्चा किया था कि कारक के 8 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और किस में से किस तरह से कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, वो सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो बता दें कि इसका जो सही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, दोनों पदों के मध्य में कारक विभक्ति अगर आप दिखे तो वो जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा, जिसमें से कर्म तत्पुरुष देखने को मिल सकता है, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको दिखेगा कि या तो ये यहाँ पे प्रत्यय के रूप में दिखने को मिल सकता है, अ या अन उपसर्ग भी देखने को मिल सकता है, और कुछ लुप्त पद भी मिलेंगे, कुछ ऐसे मध्यम पद लोपी शब्द भी मिलते हैं जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। लेकिन कई विद्वानों ने इसको जो वो अलग समास के रूप में मान लिया है, ऐसा नहीं है, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। क्लियर हो गया। और अ या अन उपसर्ग जो लगता है ना, इसको हम जो है वो हम लोग जो वो नए समास के रूप में जानते हैं, नए समास, जबकि ये भी जो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। तो अगर मुख्य रूप में कारक के भेद की बात की जाए तो मुख्य रूप से कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने 2 तरह से देखा था, कारक के भेद भी हम लोगों ने 2 तरह से पढ़ा था, है ना। एक तो पहला अगर सिंपल कारक के भेद पूछ ले तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमने देखा था कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद भी होते हैं, है ना। पहला पद पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान, यानी दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे अर्थ जो है वो प्रधान होता है। तो ये 4 तरह से हम लोगों ने पदों की प्रधानता के आधार पे भी हम लोगों ने समास को पढ़ा था। अब आते हैं 5वें भेद में। 5वां प्रकार जो है समास का वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, या तो दोनों पद प्रधान होंगे, प्रधानता देखने को मिलेगा, हो सकता है कि दोनों पद एक दूसरे का विलोम हो सकता है या विलोम जैसे होंगे, जैसे माय बाप, माय बाप। उसके बाद है दूध भात, दूध भात। देखिए दोनों के बीच में योजक चिन्ह है और दोनों द्वंद्व समास भी है, लेकिन एक जगह जो है ये एक विलोम जैसा है। ठीक है, एक विलोम जैसा नहीं, विलोम ही है ना। माता का उल्टा पिता विलोम पिता होता है। लेकिन दूध भात, दूध भात में अगर बात करें तो दूध का उल्टा विलोम जो वो भात नहीं होता है, लेकिन ये भी जो है वो द्वंद्व समास है। क्लियर हो गया। तो दोनों चीज़ याद रखना और साथ ही साथ दोनों पद जो वो अपने में प्रधानता रखती है। द्वंद्व नाम ही होता है कलेश, है ना। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा, इस तरह से क्लेश के रूप में देखने को मिलता है। तो 2 ऐसे पद जहाँ पे द्वंद्व का मतलब क्लेश के रूप में देखा जाए तो वो द्वंद्व समास के रूप में कहलाता है। साथ ही साथ योजक चिन्ह से भी हम लोग पहचानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी जगह योजक चिन्ह का जो होगा वो द्वंद्व समास ही कहलाएगा। जैसे कुछ देर पहले हमने इन चीज़ों के बारे में देखा था कि हम लोगों ने देखा कि अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और कर्मधारय समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ये 3 समास में योजक चिन्ह का प्रयोग जनरली किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब जो आता है आपका छठा प्रकार वो है बहुब्रीहि समास। ये दोनों पद अप्रधान होता है, इनमें से दोनों पद अप्रधान होता है। तो प्रधान क्या होता है भाई, तो इसमें कोई तीसरा पद जो है वो तीसरा अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे हमने अभी बताया था ना कि हमने बताया था लंबोदर, तो एक हमने बोला कि लंबा और दूसरा हमने बोला उदर, ये 2 पदों से मिल करके बना है लंबोदर। ठीक है, तो लंबा भी यहाँ पे ना ही लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम समझते कि लंबा जिसका पेट है वो व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है तो फिर अलग बात होता,
लेकिन यहाँ पे ये दोनों के बारे में ना बोल करके ये तीसरा अर्थ इसका निकलता है, जिसका अर्थ होता है क्या, गणेश, है ना। लंबोदर किसे कहा गया है, तो गणेश को बोला गया है। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ जो है वो इसका प्रधान होता है। तो इन तरह से आपको याद रखने, उसे हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ बता दें कि जब भी कोई पर्यायवाची शब्द आपको दिखे, पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, पंचानन, चतुर्भुज, दशानन, जैसे कई आपने शब्द पढ़ा होगा। लंबोदर गणेश को कहते हैं, पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, पंचानन 5 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, दशानन 10 हैं आनंद जिसके यानी 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण। तो ऐसे शब्द जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, पंकज, है ना, पंकज, ये सभी जो है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो जनरली जो है वो आपको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 6 तरीका था आपको, जो कि एक एक लाइन में चाहे तो आप समास को जो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और कोशिश कीजिए कि आप इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएँ। पहला इसमें से बोला गया कि 2 या 2 से बेसी शब्दिक मिलल से बनल सार्थक शब्द के कहल जाए। तो ये समास का आपको कह सकते हैं कि समास का जो परिभाषा होता है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि 2 या 2 से बेसी शब्दिक मिलल से बनल सार्थक शब्द के की कहल जाए तो ओकरा समास कहल जाए। लेकिन समास की और भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये भी परिभाषा एक होता है कि 2 या 2 से बेसी शब्दिक कारक चिन्ह रहित मेल के कहल जाए तो ओकरा भी समास कहल जाए। ठीक है, ये 2 हमने देखा परिभाषा। एक तीसरी परिभाषा भी होती है समास का, वो ये है कि 2 पदेक मध्य प्रयुक्त विभक्ति, योजक चिन्ह, अव्यय पदेक हटाए के ओकरा आसपास लिखल जाए ओकरा कहल जाए। यानी 2 पदों के मध्य में, 2 पदों के मध्य में एक हमने लिखा लोटा और लोटा और डोरा बाल्टी बोल देखते हैं, डोरा और बाल्टी। तो हमने क्या किया कि बीच का जो योजक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है इसको हमने क्या किया, इसको हटा दिया और ये दोनों पद जो बचे, इन दोनों पद को आमने सामने करके हमने लिख दिया। और इसको हमने क्या किस तरह से लिख दिया, हमने लिख दिया डोरा बाल्टी, है ना, डोरा बाल्टी। तो ये क्या हो गया, अब ये नया जो पद बना शब्द जो बना वो क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे यही चीज़ बचेगा, और भी कई ऐसे शब्दावली आपको देखने को मिल सकता है ना। कई ऐसे बीच में जो वो कितने कई सारे योजक चिन्ह देखने को मिल सकता है, अव्यय के रूप में देख सकता है, विभक्ति चिन्ह देख सकता है। तो वो सभी को हटा करके और बाकी के 2 पद, प्रथम पद और अंतिम पद जो होता है, ये दोनों पदों को मिला करके जो शब्द बनता है उसको हम समास के रूप में देखते हैं। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समास के 3 तरह की परिभाषा हम लोगों ने देखा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। कहता है कि खोठाएं समास के कई गो भेद हवो है। तो खोठा में समास के जो वो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछ ले इस तरह से कि पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पे 4 भेद होते हैं। किस तरह से, पूर्व पद प्रधान जो कि अव्ययी भाव समास में देखा जाता है, उत्तर पद प्रधान द्विगु तत्पुरुष और कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, जिसमें से तीनों समास में द्विगु तत्पुरुष और कर्मधारय, ठीक ना, हम तीनों लिख दे रहे हैं एक बार। एक तो है द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष, ठीक है, और तीसरा है कर्मधारय। बता दें कि ये तीनों समास के द्वितीय पद प्रधान या तो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है इसका। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिसका दोनों पद प्रधान हो, देखिए 3 तो यहाँ आ गया, 3 समास यहाँ पे आ गया। अव्ययी भाव के बारे में हमने देख लिया, जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो ये कहलाया। तो ये चौथा आ गया समास। एक आता है द्वंद्व समास, जिसमें से दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास आ गया, जो कि दोनों पद प्रधान होता है। और एक बच गया कौन, एक बच गया जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये एक खंड में एक बट गया, ये तीनों एक साथ है अव्ययी भाव अकेले, फिर एक साथ है द्वंद्व समास, और एक जगह है बहुब्रीहि समास। तो ये 4 भागों में बटा होता है पदों की प्रधानता के आधार पे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, साथ ही साथ आपको कई जगह पे क्या है कि नए समास को जोड़ करके बोला जाता है कि ये 7 तरह के समास है, लेकिन नए समास कोई अलग समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, तत्पुरुष के समास के अंतर्गत ही आता है। और नए समास के साथ साथ मध्यम पदलोपी भी जो होते हैं वो भी जो वो इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। पद के प्रधानता के आधारे समास के कई गो भेद होवो है। तो पद के प्रधानता के आधारे समास के 4 गो भेद होवो है। किस तरह से? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान यानी दोनों पद प्रधान, और उभय पद अप्रधान यानी दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होकर के कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जो कि बहुब्रीहि समास में यूज होता है। आइए आते हैं अगले सवाल पे। कहता कि एकर में कौन समास है पहिल पद अव्यय या उपसर्ग और दोसर पद संज्ञा रहो है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे हम लोगों ने देखा था पैत बच्छर, पैत बच्छर, पैत घर, पैत साल, पैत जन, तो यहाँ पे पैत क्या है? ये अव्यय के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, जाकि जो कि वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि पहला पद प्रधान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इधर जो वो लगातार परिवर्तन हम देख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे हमने बताया था कि विकारी और अविकारी शब्द के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, थ्योरी के सेशन में, वहाँ पे सभी चीज़ों को हमने स्पष्ट रूप से देख लिया था। तो उसका भी कंसेप्ट यूज होता है। जैसे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण यहाँ पे शामिल किया गया, पैत जन, पैत बच्छर, पैत दिन, ये सभी चीज़ें आप उदाहरण से याद रखेंगे। एकर में कौन समास है पहिल या पूर्व पद विशेषण और दूसर पद संज्ञा हवो है। तो देखिए यहाँ पे बता दें कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो संज्ञा है यहाँ 2 समास में देखने को मिलता है, द्विगु समास में भी और कर्मधारय समास में भी। लेकिन दोनों में शर्त क्या होता है? द्विगु समास में जो पहला पद जो विशेषण होता है वो संख्यावाची रूप में होता है ना, ये संख्यावाची रूप में होता है। बाकी के अन्य जितने भी विशेषण के भेद होते हैं वो सभी रूपों में, जैसे हो सकता है कि आपका गुणवाचक विशेषण हो, गुणवाचक विशेषण के रूप में हो, है ना, या तो हो सकता है कि परिमाणवाचक विशेषण के रूप में हो। जैसे एक शब्द हम लिखे, चलिए हम लिख देते हैं महाकवि, तो महाकवि का अर्थ होता है महान कवि, महान कवि। तो देखिए ये क्या है? ये जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद संज्ञा है। कवि, कवि संज्ञा ही पद है ना, हाँ, कवि जो वो संज्ञावाची शब्द है, जबकि पहला पद क्या है? ये जो वो विशेषण है। लेकिन विशेषण में भी किसके प्रकार है? तो उसके गुण बता रहे हैं, है ना, कवि का गुण बता रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है, जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे कवि जो है वो विशेष्य है और महान क्या है? तो ये विशेषण है। महान क्या है? तो ये विशेषण है, क्योंकि जो विशेषता बतला रहा है तो महान इसकी विशेषता बतला रही है, तो ये विशेषण होगा। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? कवि की विशेषता बतलाई जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? कवि जो होगा यहाँ पे विशेष्य के रूप में जाना जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप में पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे कुछ दोनों एग्जाम्पल, हमने दोनों का एग्जाम्पल लिया है, द्विगु का पंचगाग और महाकवि जो वो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है। अगला सवाल है कि एकर में कौन समास कर पहिल पद संख्यावाची विशेषण हवो है। तो संख्यावाची विशेषण किसका होगा? द्विगु समास का। द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण के रूप में देखने को मिलता है। जैसे पंचायती, चारगोड़िया, दुबटिया, दुमुहा, तो देखिए सबका पहला पद जो है वो संख्यावाची विशेषण दिख रहा है कि विशेषता तो बतला रहा है। जैसे दुमुहा, यानी यहाँ पे एक तो हो गया दु और एक हो गया मुहा। ठीक है, तो जिसका मुंह जो है, ये मुंह क्या है? तो ये तो संज्ञावाची शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता बतला रहा है कि वो दो है, और दो क्या है जी? संख्यावाची विशेषण है ना, दो मुंहों वाला, है ना, तो दो मुंह जैसा, है ना, दो मुंह वाला जैसा, तो वो क्या हुआ? दुमुहा कहलाता है। दुबटिया, दो राहों के समूह जैसा, तो दुबटिया हो गया, है ना, तो दुबटिया रास्ता बोलते हैं। चार गोड़िया, यानी जिसका 4 गोड़ जैसा, तो वो क्या हो जाएगा? 4 गोड़िया। तो देखिए 4 यहाँ पे क्या है? उसकी संख्यावाची विशेषण को बतला रहा है।
अगला सवाल है कि जौन समास कर पहिल या पूर्व पद प्रधान हवो है कौन समास कहल जाए। जौन समास कर पहिल या पूर्व पद प्रधान हवो है कौन समास कहल जाए। तो जौन समास कर पहला पद प्रधान होता है वो क्या कहलाता है जी, तो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। साथ ही साथ आपको याद क्या रखना है, प्रधान का अर्थ यहाँ पे बार बार याद है। तो प्रधान का अर्थ क्या होता है, जो कि अपरिवर्तित हो, अस्थिर हो और प्रभावित नहीं होता हो। उसमें क्या होता है ना कि कई बार आपको लिंग वचन के का आधार पे जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पे उस रूप में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पैत घर, पैत दिन, पैत बच्छर, पैत जन। तो देखिए पैत यहाँ पे क्या है कि पहला पद इसका प्रधान दिख रहा है ना, पहला पद प्रधान है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि जौन समास कर दूसर या उत्तर पद प्रधान हो है ओकरा कहल जाए। तो जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समस्त पद बोल सकते हैं ना, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तो वो समास क्या कहलाता है, तो ओकरा कहल जाए तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों समास के दूसरे पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कौन समास कर द्वियो पद प्रधान हवो है, तो बता दें कि द्वंद्व समास का दोनों पद जो है वो प्रधान होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जिसको हम उभय पद प्रधान भी कहते हैं, है ना, उभय पद प्रधान भी इसे हम कहते हैं। अगला सवाल है कि कौन समासिक द्वियो पद अप्रधान हो है, यानी दोनों में से किसी भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसी का अर्थ अप्रधान होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्योंकि दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा अर्थ जो होता है उसका वो प्रधान होता है ना, कोई तीसरा अर्थ निकल करके आता है वो प्रधान होता है, उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसको हम उभय पद अप्रधान भी कहते हैं, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है इसमें से। एकर में कौन अव्ययी भाव समासिक प्रत्यय नाय लागे। तो देखिए यहाँ पे 4 उदाहरण दिया हुआ है ना, अव्ययी भाव समास के। आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है दीन दिन, सगर घरी, कुकुर मुहा और जाओ जिंदगी। तो बता दें कि दिन दिन, देखिए यहाँ पे दोनों जो वो संज्ञावाची शब्द है और दोनों का दोहरान हो रहा है, तो ये तो क्या होगा, हमने बताया था ना कि या तो संज्ञा प्लस संज्ञा, यानी पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद भी संज्ञा हो, दोनों में दोहरान हो रहा हो या आवृत्ति दिखे संज्ञा में, तो वो भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो ये तो सही है। सगर घरी, सगर दिन, है ना, सगर मतलब बोलते हैं ना इस तरह से, ये भी जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, और ये उसमें पहला पद क्या है, ये अव्ययी पद है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि घरी घरी, इसको हम क्या बोलते हैं, घरी घरी, इसी को बोलते हैं सगर घरी। तो देखिए दोनों पद में क्या है, दोनों में आवृत्ति हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कहलाता है। लेकिन एक शब्द यहाँ पे आपको चौथा में दिख रहा है जौ जिंदगी, ये भी अव्ययी भाव समास ही है। लेकिन तीसरा है कुकुर मुहा। जब भी बता दे कि एक तुलनात्मक किया जा रहा हो, एक दूसरे से तुलना किया जा रहा हो, वैसा शब्द अगर आपको दिख जाए, या तो जैसन, जकर, उतरी, तो उस तरह से जब भी कोई पद दिखे तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास के अंतर्गत हम रखते हैं, है ना, कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। बाकी के कर्मधारय समास के और भी कई तरीके हमने बताया कि कर्मधारय समास को और भी कैसे कैसे पहचान सकते हैं, वो सभी चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा। क्या हम लोगों ने देखा कि कर्मधारय समास को पहचानेंगे तो उसके लिए क्या क्या शर्त हम लोगों ने देखा। तो कर्मधारय समास में देखा कि पहला तो असंख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, तो असंख्यावाची, देखिए मुँह तो बता रहा है, लेकिन कैसा बता रहा है, कुकुर जैसा, तो उसका गुण बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है जी, तो गुण बता रहा है उसका, कि मुंह जो है वो किसके जैसा है, कुकुर जैसा मुंह है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। तो मुंह क्या हो गया, यहाँ पे यह शब्द है, लेकिन वहाँ पे कुकुर जैसा है, तो वो सभी क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत रखता है। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल हमने देखा था कि दो विशेषण में जब रिपीटेशन हो, जब दो विशेषण का आवृत्ति दिखे, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी जो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत ही होता है। दो विशेषण में, अब दो विशेषण में रिपीट कैसे कहलाएगा भाई, जैसे हमने लिख दिया लाल लाल, लाल लाल, ठीक है, चरके चरक, चरके चरक, एक शब्द हमने लिखा चरके चरक,
इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, चरक चरक, है ना, चरक चरक। तो इसको हम बोलते हैं कि चरके चरक हो। तो ये क्या होगा, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये दोनों विशेषण है और दोनों का विशेषण का आवृत्ति हो रहा है, तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि बीच में योजक चिन्ह देख लिए आप आसानी से बिना खोजे एकदम खोजने लगे द्वंद्व समास कहाँ है, ऐसा नहीं है। आंख बंद करके चीज़ों को नहीं समझना है, आप समझ करके पढ़ें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। समास इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसे जो है वो कठिन बना दिया है कुछ चीज़ें रट करके, है ना। तो उस चीज़ को रट करके मत पढ़िए, तो आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं कि कुकुर जैसन मुंह है जकर, तो कुकुर जैसन मुंह है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसन जैसन, तरी उतरी, जैसे घोड़मुहा, तो घोड़ा जैसा मुंह है जकर, तो अगर घोड़मुहा, तो वो भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। जहाँ पे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में शब्दावली आपको दिखे, तो वो सभी जो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। जौन समास है पूर्व पद और उत्तर पद पर संज्ञा रूपे दोहरान हवु है, ओकरा की कहल जाए। तो अभी हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अव्ययी भाव समास के बारे में, है ना। जैसे दिन दिन, रात रात, कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे। जैसे दिन दिन, दिने दिन, घर घर, घरे घर, राते रात, रात रात, है ना। पैत बच्छर, तो बच्छर बच्छर, इसको हम पैत घर भी, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो घरे घर और एक दूसरा क्या लिख सकते हैं, पैत घर। ये दोनों एक ही चीज़ है ना, पैत घर या तो घरे घर, तो घर घर पैत घर। राते रात, तो रात भर लिख सकते हैं, है ना, या तो राते रात। दिने दिन, तो पैत दिन भी बोल सकते हैं या तो दिने दिन लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। और ये दोनों क्या है कि संज्ञा शब्द है, दोनों में जो वो संज्ञा शब्द है और दोनों में जो वो रिपीटेशन हो रहा है, यानी आवृत्ति हो रहा है, ठीक है, दोहरान हो रहा है। एकर में अव्ययी भाव समास हक है। एकर में कौन सा जो वो अव्ययी भाव समास है, सगर घड़ी, जाओ जिंदगी, पैत बच्छर, ये सभी जो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाथे हाथ, मुँहे मुँह, राते रात, कैसन समास हके। तो अभी हमने इसके बारे में बताया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। आजीवन, यथासंभव, आजन्म, अड़बेरिया, कैसन समास लगे, तो यह समास जो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे जीवन भर, जैसन संभव, जैसे यथासंभव, जैसन संभव हो, आजन्म यानी जन्म से लेकर के, अड़बेरिया यानी दूसरा पहर होता है ना, जो कि ढलते जब सूर्य वो तिरछा रूप में पड़ने लगता है, उसका किरण जब तिरछा रूप में पड़ने लगता है, उसको उस काल को जो वो अड़बेरिया काल कहल जाए, है ना। अगला सवाल है कि विवाहोपरांत में कैसन समास है। विवाहोपरांत में कैसन समास है, तो बता दें कि विवाहोपरांत ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे फंसा सकता है। अभी हमने क्या बोला था कुछ देर पहले कि पहला पद अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा, है ना, अभी हमने बोला था। लेकिन अगर देखा जाए विवाहोपरांत को अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेगा, विवाह के उपरांत। अब देखिए उपरांत जो है ये अव्यय शब्द है और विवाह जो है वो संज्ञा शब्द है। अब बताइए यहाँ पे तो पहले संज्ञा आ गया और बाद में अव्यय आ गया, ये क्या होगा भाई। तो बता दें कि अव्ययी भाव समास के ही दो प्रकार होते हैं। एक होता है कि नाम पद प्रधान, जहाँ पे नाम पहले आ जाए यानी संज्ञा पहले आ जाए, और एक होता है क्या, अव्यय पद प्रधानता। तो जिसमें से एक में अव्यय पद प्रधान होता है जिसमें से अव्यय पहले आता है, और एक में होता है नाम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, तो उसमें से संज्ञा जो वो पहले आ जाता है, क्योंकि संज्ञा का नाम से ही तो बताते हैं कि नाम से ही तो संज्ञा को जाना जाता है ना। तो बता दें कि जहाँ पे संज्ञा पहले आ जाए तो वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा अव्ययी भाव यानी अव्यय ही पहले आए, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक और उसी तरह से मृत्युपरांत, विवाहेतर, मृत्युपरांत यानी मृत्यु के उपरांत। तो मृत्यु यहाँ पे क्या है, पहले आ गया, तो संज्ञा शब्द पहले आ जाते हैं, बाद में जो वो अव्यय दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी जो वो अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। एकर में कौन अव्ययी भाव समास के प्रत्यय है, दिन दिन,
द्वार द्वार, पल पल, नदी नाला। अब देखिए इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पैत दिन, इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पैत दिन। द्वार द्वार है ना, पैत द्वार बोल सकते हैं, पैत द्वार। पल पल, हर पल बोल सकते हैं इसको, हर पल। नदी नाला, ये हम बोलेंगे नदी और नाला, नदी और नाला। और ये किसका उदाहरण है जी? तो ये उदाहरण है द्वंद्व समास का, इसलिए ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप में पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? जौन समासें पहिल पद असंख्यावाची विशेषण और दोसर पद संज्ञा रहे है ओकरा कहल जाए। तो हमने देखा था कि जिसका पहला पद असंख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो कर्मधारय समास कहलाता है, जबकि जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। तो ये हमने दोनों चीज़ देख लिया है, तो याद रखेंगे इसका कर्मधारय समास जो वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, खरग दत्ती। अब देखिए, और साथ ही साथ हमने देखा था कि विशेषण और विशेष से भी बात किया था। जैसे दांत क्या है? दांत हमने देख लिया, ये संज्ञावाची शब्द है, लेकिन वो है क्या? या विशेष या विशेष, इसे विशेष से मानते हैं, और वो है कैसा? तो खरग है। तो देखिए यहाँ पे दांत की विशेषता बतलाई जा रही है, दांत की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो कैसा है जी? तो वो खरग है। तो यहाँ पे दांत जो है वो क्या है? दांत जो है वो विशेष है, और खरग जो है वो क्या है? ये विशेषण है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन से समास को विशेषण विशेष समास के रूप में भी जाना जाता है? तो कर्मधारय समास को कहा जाता है। ठीक है, घोड़मुहा यानी मुंह की विशेषता बतलाया जा रहा है कि मुंह उसका कैसा है? तो घोड़े के जैसा है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? मुंह की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ललपनिया यानी पानी वहाँ जो वो कैसा है? लाल है, लाल जगह जहाँ पे पानी है वो ओकरा ललपनिया कहल गेल है। पैत सुगी, अब देखिए पैत यहाँ पे शब्द है, तो ये आप अव्ययी भाव वाला पैत नहीं सोचिएगा। पैत मतलब पत्ता जैसा, यानी हरा जो सुगा होता है उसको पैत सुगी कहल जाए, है ना। तो ये पैत सुगी अलग है, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे सुगा की विशेषता बतलाई जा रही है, सुगी जो है ना ओकर विशेषता बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे जो वो पैत यानी हरा है ना, पत्ते जैसन हरा है, तो पैत सुगी ओकरा कहल जाए। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल दिया हुआ है कि कौन समास कर पहिल पद गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक विशेषण रहो है और दूसरा पद जो वो उसका संज्ञा रहता है, तो वो जो वो कर्मधारय समास का ही रहता है। तो कर्मधारय समास में ही ऐसा आपको देख सकता है, हो सकता है उसका गुण बता रहा हो, पहले संज्ञा दिया हुआ है, दूसरा में इधर। ठीक है, और इधर जो वो आपको विशेषण के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, अब विशेषण उसका विशेषता तो बतला रहा है दूसरे पद का, अब किस रूप में बता सकता है विशेषता? तो गुण के, उसका गुण बताया जा सकता है, उसका मात्रा बताया जा सकता है परिमाण के रूप में, उसको संकेत के रूप में बताया सकता है ना। तो कई रूपों में जो विशेषण के अन्य जो भेद होते हैं वो सभी भेद के रूप में जो वो उसकी विशेषता बतलाई जा सकती है। ये सभी जो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन जैसे संज्ञा का संख्यात्मक रूप में विशेषता बतलाने लगे वो द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। कुकुरपेटा कौन रकम में समास लगे? तो यहाँ पे पेट की विशेषता बतलाई जा रही है कि पेट अगर ककर जैसन है तो कुकुर जैसन है, यानी कुकुर जैसन पेट, तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। द्विगु समास बोलते हैं, कर्मधारय समास कहलाएगा, है ना। कर्मधारय समास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि पेट की विशेषता बतलाई जा रही है, तो पेट यहाँ पे विशेष है और कुकुर क्या है? यहाँ पे उसकी मतलब कुकुर जैसन पेट, इसकी विशेषता जो वो बतलाई जा रही है। क्लियर हो गया? कर्मधारय समास होगा। या उपमान उपमेय भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि उपमान और उपमेय, है ना। चलिए अगला सवाल है, वीरबाला, महाकवि, महात्मा, महासागर कौन रकम में समास लगे? अब देखिए वीरबाला कोई नाम से यहाँ पे संबोधित नहीं किया जा रहा है, वो सभी बाला यानी वो सभी स्त्री या लड़की बोल सकते हैं, वे सभी लड़कियाँ जो वीर है, तो उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि किसके रूप में? उसके गुण को बताया जा रहा है ना। तो वो सभी बालाएं यानी सभी लड़कियां जो वीर है उसे वीर बाला कह सकते हैं। महान कवि, जो कवि जो वो उसका गुण क्या बताया जाए कि जो कवि महान है ना, तो वो उसे हम महाकवि कहेंगे। महान आत्मा, महात्मा, तो जिसकी आत्मा महान हो वो महात्मा कहलाता है।
जो सागरों में महान हो वो क्या कहलाता है, महासागर। तो ये सभी जो वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन कर्मधारय समास कर पटतर नाय ला गए। तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ये आपको छांटना है। जैसे कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बजरमुड़ा, महूजाड़ा, उच्च कपरी, तो ये सभी जो वो क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत कोई है क्या, नहीं, कोई भी गलत नहीं, ये सभी सही है। तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा, यानी कौनों भी गलत ना है। ये तरीके भी सवाल भी पूछल जाए, यानी तीनों सही दियल है और ओकर में पूछ दिया कि आपको कौन सा गलत है। अरे भाई तीनों सही है तो गलत क्या होगा, गलत कौनों नहीं है, कौनों गलत नहीं है। तो ऐसा सवाल जो वो जानबूझ करके सवाल बनाया जाता है कि कोई तो एक जरूरी गलत होगा, क्या कि ऑप्शन डी में तो दिया है कौनों ना है। तो ऐसे में आपको सवाल में जो वो कई बार फंसा लेता है एग्जामिनर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। कौन समासे विशेषण और विशेष रूपे देखल जाए, तो वो कर्मधारय समास के रूप में हम लोग जो वो देखते हैं। क्लियर हो गया। जैसे खरक दत्ती, तो यहाँ पे क्या है कि दांत जो वो विशेष है और खरक क्या है तो विशेषण है। इसके बारे में पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कौन समासिक उपमान उपमेय समास कहल जाए, तो उपमान या उपमेय, उपमेय यानी एक का उपमान दिया जाता है और एक दूसरा क्या है उपमेय है ना। तो उपमान और उपमेय के बारे में आप सभी को पता ही है, तो इसको बारे में याद रखना है कि ये भी जो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। जौन समासिक पूर्व पद प्रधान पूर्व पद विशेषण रूपें, ठीक है, माफ कीजिएगा, जौन समासिक पूर्व पद विशेषण रूपें दोहरान हवो है ओकरा कहल जाए। तो जिस समासिक पद में या जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण रूप से दोहरान होता है या आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था लाले लाल, यानी लाल और लाल, करिया और करिया, चरक और चरक, तो ये दोनों जो वो विशेषण है और दोनों का आवृत्ति भी हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोला था, सफ़ेद झक। एक हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा सफ़ेद झक, सफ़ेद झक। तो ये भी क्या है, ये दोनों विशेषण है और दोनों का दोहरान हो रहा है ना, सफ़ेद झक। तो झक जो है ये विशेषता ही बतलाया जा रहा है दोनों का। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। तो दोनों विशेषण का दोहरान हो तो वो कर्मधारय समास हो, दोनों संज्ञा का दोहरान हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक ना। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, लाल लाल, लाले लाल, चरके चरक, है ना। ये सारा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि गलत कथन के छांटा, यहाँ पे आपको गलत कथन को छांटना है। लाल लाल द्वंद्व समास है, बिल्कुल गलत है, ये द्वंद्व समास नहीं है जी, क्योंकि यह कौन सा समास है, यह कर्मधारय समास है। यह कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है। दिन दिन अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल, कि ये दोनों संज्ञावाची शब्द है और दोनों संज्ञा का दोहरान हो रहा है और बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन हमको योजक चिन्ह से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संज्ञा का दोहरान हो रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। माय बाप, माय और बाप, तो इसको तोड़ेंगे, माय आर बाप, माय या बाप, माय अथवा बाप, तो ये सभी जो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। जबकि है सफ़ेद झक, ये अभी हमने बताया कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो वो गलत है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो वो गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो वो सही है। लाले लाल ये कर्मधारय समास है ना। ये देखिए लाल भी, यहाँ भी विशेषण है, यहाँ भी विशेषण है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। जौन समासिक नाम कर अर्थ आपन नाम से ही जानल जाए ओकरा की कहल जाए। तो बता दें कि एक द्विगु नाम आपने सुना है, लेकिन द्विगु का अर्थ कभी आपने समझने का प्रयास किया है क्या। द्विगु को अगर तोड़ेंगे तो होता है दो गायों का समूह या समाहार, दो गायों का समूह या समाहार। अब देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है दो, और इसको हम किस समास में रखेंगे, तो द्विगु। अब देखिए द्विगु शब्द भी है और द्विगु समास भी है, तो खुद द्विगु जो है वो अपने आप में ये क्या है, द्विगु समास है। तो द्विगु शब्द ही जो है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो यह भी सवाल आपको याद रखने हैं। जौन समस्त पद है पहिल पद संख्यावाची विशेषण और दोसर पद संज्ञा रहो ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा द्विगु समास कहल जाए, है ना। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, दुअन्नी, अठन्नी, तिमाही, छमाही, चरगोड़िया, तिनकौड़िया, सतघरवा, सतकौड़िया, सतभतारी, इस तरह से भी शब्द, बरहगामा, बरह सिंघा, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल जो वो लिए जाते हैं द्विगु समास में। ठीक ना। अगला सवाल देखते हैं, नौलखा कौन रकम एक समास लगे। तो यहाँ पे देखिए नौ शुरुआत के जो वो संख्यावाची विशेषण है,
तो 9 लाखों से बना हुआ है ना, तो उसको नौलखा कहा जाता है। जैसे नौलखा मंदिर आपने पढ़ा होगा, नौलखा मंदिर झारखंड में आपने पढ़ा है ना कि 9 लाख में बना है, देवघर में ही स्थित है। तो उसके बारे में भी कई बार जो वो पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो नौलखा यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन द्विगु समास नाय लागे, तो देखिए पंचेती जो है वो है पंचनाम है कि क्या है जी, पंचैती है, पंचनाम है, दुमो है, बेलमुंडा है। तो देखिए बेलमुंडा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बेलमुंडा जो वो नहीं होगा। ठीक ना, पंचानन होना चाहिए, या तो और भी कोई दूसरा ले सकते हैं। पंचानन का तो अर्थ दूसरा होता है, वो बहुब्रीहि समास में आता है ना। पंचनाम ही है। ठीक है, तो नाम जिसके नाम में यहाँ पे पंच लिखा हुआ है, तो ये सभी तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन बेलमुंडा क्या है, जिसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका बेल और मुंडा यानी मूड़ा, तो मूड़ा का विशेषता बताया जा रहा है कि किसके जैसा है, बेल के जैसा है। जिसकर मूड़ा जो वो बेल जैसन यानी बिल्कुल केस उस जगह पूरा छुलावल हो पूरा, तो ओकरा कहल जाए बेलमुंडा। और बेलमुंडा जो वो कौन समास है, तो कर्मधारय समास है। क्लियर है, तो आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलमुंडा जो वो द्विगु समास नहीं है, जबकि यह कर्मधारय समास है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एकर में द्विगु समास के प्रत्यय ना है, तो इनमें से कौन सा द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएगा। सप्ताह है, पंचघाघ है, एकांकी है, ये सभी जो वो द्विगु समास है। लेकिन पैत बच्छर क्या है, अव्ययी भाव समास है ना। अगला सवाल है कि कारक विभक्ति के आधार कौन समास की पहचान करल जा है, तो कारक विभक्ति के आधार पे हम लोग जो वो तत्पुरुष समास की पहचान करते हैं, है ना। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम इसको जो वो रखते हैं। ठीक है, जैसे राजा घर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राजा के घर, और देखिए बीच में के जो विभक्ति है क्या है, कारक विभक्ति है, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि संबंध कारक है ना, कर्ता कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, वो सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाएगा। तो जो भी तत्पुरुष समास का कोई भी शब्द आपको दिखे, कुछ नहीं कीजिए, उसको क्या कि समास विग्रह कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, आपको आसानी से आपको आंसर जो वो मिल जाएगा। जैसे मछमारा, तो मछली के मारे वाला, तो यहाँ पे बीच में क्या दिखा, के दिखा, तुरंत आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा समास होगा। सो आपको कारक जो भी हो, लेकिन समास जो वो आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, और भी कौन कौन से ले सकते हैं जी, जैसे हम एग्जाम्पल में ले, राजा घर, सोन चरें, पैन कौआ, पानी में रहे वाला कौआ, है ना। पैनसोखा हालांकि यहाँ पे बहुब्रीहि समास में भी रखा जाता है इसको, जो कि इंद्रधनुष के रूप में जो बनता है। ठीक है, मौधे मातल, तो मौधे मातल ये क्या है, करण कारक का उदाहरण होता है। मौध में मातल यानी दारू में मातल, तो में जहाँ या पेड़ पर लगता है तो वो क्या है, में या पर जहाँ पे लगता है वो क्या कहलाता है जी, तो वो अधिकरण कारक के रूप में हम लोग रखते हैं, है ना। अधिकरण कारक के रूप में हम लोग जो वो रखते हैं, में या पर। ठीक है, करण कारक क्या होता है, जो कि हमने पहले बताया था, जैसे ढेंकी कूटल, ढेंकियाँ कूटल, मौधे मातल। ठीक है, नींदे मातल, रौद जारा, रोदें जरल, रोद डढ़ा, रोदें डढ़ल, तो ये सभी शब्द जो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। भले उसका विभक्ति जो वो कारक के अलग अलग रूप में हो, लेकिन समास जो वो सब में तत्पुरुष समास ही होगा। अगला सवाल है कि सरग बिंधा को कौन रकम एक समास लगे, है ना। कौन रकम एक समास लगे, तो सरग बिंधा जो है यानी सरग के बिंधे वाला। सरग यानी क्या हो गया, ये आकाश को चीरने वाला, है ना। तो सरग बिंधा यानी बिंधने वाला क्या हो गया, उसको पार करने वाला, उसको भेदने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, को यहाँ पे दिख रहा है, तो को यहाँ पे क्या हो गया, ये कर्म कारक दिख गया, तो वो क्या कहलाएगा जी, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एकर में कौन तत्पुरुष समास के प्रत्यय ना लगे, तो हथकड़ी, हाथ के लिए बना हुआ कड़ी, बिहा घर, बिहा के घर, मरघटी, मरा हुआ व्यक्ति के लिए जो घाट बना होता है, तो के लिए हो, का हो, के हो, रा हो, है ना, में हो, पर हो, ले हो, से हो, ये सभी जितना भी विभक्ति चिन्ह आता है, ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास में ही आएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में फिर इसको 6 खंडों में बटा हुआ है, 6 कारक के अलग अलग रूपों में। अगर आपने थ्योरी क्लास देखा है तो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से हमने इसके बारे में बता दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पकौड़ी।
पकौड़ी, हालांकि ये तत्पुरुष समास का ही भाग माना जाता है, ठीक है, लेकिन इसको किस में रखते हैं, मध्यम पद लोपी समास जो है ना, मध्यम पद लोपी समास जो होता है उसमें हम इसको रखते हैं, मध्यम पद लोपी समास में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कामचोर रसोई घर, देशभक्ति कौन रक में समास लगे, तो कामचोर, काम में चोरी, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर या रसोई खातिर घर, है ना, रसोई के लिए। तो देखिए के लिए यहाँ पे क्या है, ये भी कारक विभक्ति चिन्ह है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो वो भी कारक, यानी जहाँ पे आपने तोड़ करके देखा कि के लिए, के खातिर, से, ले, ये सभी अगर रूप में टूटता हो तो वो सभी जो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है ना, इन चीज़ों को रटना नहीं है, आप चीज़ों को समझिए, आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। जौन समस्त पदें दुइयो पद प्रधान और एक दोसर के विलोम या विलोम जैसन रहो है ओकरा कहल जाए। तो बता दें कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है जी, द्वंद्व समास कहलाता है, जिसमें से दोनों पद प्रधान होता है, जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी, है ना, या डोरा बाल्टी, है ना। उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल हमने देखा था, अगर इसमें से एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे माय बाप, ऊंच नीच। तो देखिए एक दूसरे के विलोम भी देख सकते हैं, कई जगह पे विलोम के जैसा भी होता है, जैसे हमने बताया था ना कि दूध भात। तो देखिए ये विलोम जैसे हैं, विलोम नहीं है, लेकिन ये भी क्या है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। दूध रोटी, दाल भात, तो दाल भात क्या उल्टा एक दूसरे का है, नहीं, लेकिन फिर भी दाल आर भात, अगर दूध भात तो दूध आर भात, ठीक है। माय बाप, माय आर बाप, या माय या बाप, माय अथवा बाप, ठीक है। तो ये कुछ तरह से इस तरह से टूटता है। ऊंच नीच यानी ऊंच या नीच, ठीक है। दोष निर्दोष, पाप पुण्य, तो ये सभी जो वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। अगला सवाल है, एकर में द्वंद्व समास के प्रत्यय नाय लागे, इनमें से कौन सा समास जो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आता है। नदी नाला, खरा खोटा, ऊंच नीच, दिन। तो ये तीनों तो ऊपर के उदाहरण जो वो द्वंद्व समास के हैं, लेकिन दिन किसका उदाहरण है जी, तो हमने बोला कि जहाँ पे भी दो संज्ञा शब्द का रिपीटेशन हो तो वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा प्लस संज्ञा, तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। तो डी इसका जो वो सही आंसर नहीं है। अगला सवाल है कि जौन समास के दुइयो पद प्रधान ना हो के कोनो तेसर अर्थ के प्रधानता देखल जाए ओकरा कहल जाए बहुब्रीहि समास। क्लियर है। अगला सवाल है कि एकर में कौन बहुब्रीहि समास के प्रत्यय ना लागे। लंबोदर है, पैनसोखा, ये एक पैनसोखा उसको बोलते हैं जो कि बनता है इंद्रधनुष के रूप में बनता है ना। देवनद, तो देव नदियों में देव के समान, मतलब जो देव के नदियों में जो देव है ना, तो वो दामोदर के बारे में हमने देखा था, ये दामोदर इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ इंद्रधनुष होता है, इसका अर्थ गणेश है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से कोई प्रधान ना हो करके कोई तीसरा पद प्रधान जो वो देखने को मिल रहा है। पैन कौआ, ये क्या है कि गलत है, ये जो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है ना। पानी में रहे वाला कौआ, तो मैं जहाँ में पर ये दिखे तो ये तत्पुरुष समास के अंदर आता है। आगे चलते हैं। महादेव, महावीर, घनश्याम, बाबा धाम, पंकज, ये सभी जो वो किस तरह के कौन रकम एक समास लगे, तो ये सभी जो वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है। महादेव यहाँ पे शिव को बताया जा रहा है, महावीर यहाँ पे हनुमान को बताया जा रहा है, घनश्याम यहाँ पे कृष्ण को बताया जा रहा है, बाबा धाम यहाँ पे देवघर के बारे में बताया जा रहा है, पंकज यहाँ पे कमल फूल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सबका प्रधानता जो वो अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और पहले हमने बताया था कि जहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिखे तो वो आप आसानी से जो है वो बहुब्रीहि समास में आप आंसर जो वो टिक कर लीजिएगा। एकर में बहुब्रीहि समास के प्रत्यय ना लागे। कट खोद की, जो काट खोदने वाला जो एक चिड़िया होता है ना, जो कि काठ ठक 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 रहता है, तो ये एक चिड़िया को बता रहा है ना, एक चिड़िया को, विशेष चिड़िया को बताया जा रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ कौन है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये शिव के बारे में बताया जा रहा है। अतनु, ये कामदेव को कहा जाता है ना, अतनु जो वो कामदेव को कहा जाता है। जबकि घर बाड़ी, ये मध्यम पदलोपी समास है। ठीक है, ये मध्यम पदलोपी समास है, तो आंसर डी जो वो गलत है, यानी ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण नहीं है। बाकी के ऊपर के तीनों जो वो, ये तीनों उदाहरण जो वो
बहुब्रीहि समास की है। अगला सवाल देखते हैं, तन मन धन कैसन समास है? तो तन मन धन, तन और मन और धन, ये तीनों समास जो वो किसका उदाहरण है? तो ये सभी जो वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। जनि मरद कौन रकम समास लगे? तो जनि और मरद एक दूसरे का विलोम भी दिख रहा है आपको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा जाता है। अगला सवाल है कि ठेला ठेली, मारा मारी, नोचा नोची कैसन समास लगे? तो बता दें कि इस तरह का समास जो वो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वो किस तरह के समास होते हैं। यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जाता है। तो बता दें कि जहाँ पे जिसके घात प्रतिघात सूचित हो, है ना, घात प्रतिघात सूचित हो, तो उसे जो वो व्यक्तिहार कहा जाता है या व्यक्तिहारी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी जो वो बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण होते हैं। जैसे ठेला ठेली, मुक्का मुक्की, पीटा पीटी, धक्का धक्की, रगड़ा रगड़ी, चौथा चौथी, नोचा नोची, मारा मारी, लाठा लाठी, इस तरह से खींचा खींची, खींचा तानी, ठेला ठेली, है ना। तो ये सभी जो उदाहरण है, ये सभी जो वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? तो आपने देख लिया कि बहुब्रीहि समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग जो वो हुआ है। तो 4 समास में आपने देख लिया कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आज के बाद आप ये कभी नहीं बोलिएगा कि द्वंद्व समास पहचानने का उपाय ये है कि बीच में योजक चिन्ह दिखिए। आज के बाद ये तो कम से कम आप नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये नहीं बोलिएगा कि बीच में योजक चिन्ह हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे, तो ये नहीं होगा। क्योंकि द्वंद्व समास योजक चिन्ह तो हम लोगों ने द्वंद्व में भी देखा, अव्ययी भाव में देखा, बहुब्रीहि में भी देखा और कर्मधारय में भी देखा। तो 4 समास में हम लोग जो वो योजक चिन्ह का प्रयोग जो वो हम लोगों ने किया। क्लियर हो गया? कर्मधारय में क्या होता है जी? तो 2 विशेषण जब एक दूसरा का मतलब रिपीट हो, है ना, और बीच में योजक, जैसे लाल लाल, जैसे हमने देखा था ना कि लाल लाल, और द्वंद्व में तो हम लोगों ने देख लिया जहाँ पे बीच में इसको तोड़ेंगे तो और, या, अथवा, या तो फिर एक दूसरे के विलोम होगा या एक दूसरे के विलोम जैसा होगा, वहाँ पे हमने देखा। अब यही भाव में क्या देखा था कि जहाँ पे 2 संज्ञा का रिपीटेशन हो तो वो जो है वो क्या कहलाता है? वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, जहाँ पे 2 संज्ञा रिपीट होता है। जैसे दिन दिन, पैत दिन, बच्छर बच्छर, पैत बच्छर, तो वो सारा देखे थे यहाँ पे। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जहाँ पे घात प्रतिघात सूचित शब्दावली देखने को मिलते हैं, वो सभी व्यतिहारी बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सफल, सकुशल, सानुज कैसन समास लागे? तो बता दें कि जिसके शुरुआत में स या तो फिर सह उपसर्ग लगा हो तो वो भी जो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ये भी जो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, जिसके अंदर स और सह उपसर्ग लगा हो तो वो भी बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन तत्पुरुष समास नाय लागे? तो राजा के घर, राजा घर, मौधे मातल, मौध में मातल यानी दारू में मातल, ये भी ठीक है। घर खर्ची, घर के लिए खर्ची, यानी घर के लिए खर्चा, तो के लिए यहाँ पे भी कारक विभक्ति दिख रहा है। तो ये तीनों जो वो सही है। परखौका, ये क्या है जी? तो ये अव्ययी भाव समास है। परखौका क्या है? अव्ययी भाव समास है, ना कि तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एकर में कौन मध्यम पद लोपी समास लागे? तो बरद गाड़ी, घर बाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान, वायुयान। अब देखिए ये सभी जो है वो मध्यम पदलोपी समास होते हैं, मध्यम पदलोपी समास होते हैं। ये दरअसल तत्पुरुष समास के ही भाग होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें आपको याद रखने, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। कहता है कि जिसमें कारक विभक्ति के साथ साथ और पद भी, और पदों का लोप हो, है ना, कारक विभक्ति के साथ साथ और पदों का भी लोप हो जाए, लोप हो, तो वो क्या कहलाता है? वो जो कहलाता है वो मध्यम पदलोपी के समास कहलाता है। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो देखिए रेल यहाँ पे पूर्व पद है और गाड़ी यहाँ पे उत्तर पद है। पर यहाँ पे क्या है जी? तो ये विभक्ति चिन्ह है ना, ये विभक्ति चिन्ह है। किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक में ही में या पर दिखता है। जैसे पेड़ में चिड़िया बैठी है, तो वो कौन कारक होता है? अधिकरण कारक होता है ना। लेकिन देखिए पर तो यहाँ पे विभक्ति, ये तो लोप हो ही रहा है, लेकिन चलने वाली ये भी विलोप हो गया। ये क्या है? लुप्त पद हो, ये भी पद जो वो लुप्त हो गया। और डायरेक्ट इसको तोड़ करके सिर्फ क्या लिखते हैं? रेलगाड़ी। क्या लिख देते हैं हम लोग? रेलगाड़ी। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहे बरद गाड़ी, तो बरद से चले वाला गाड़ी, है ना, बरद
से चले वाला गाड़ी, बरत से चले वाला गाड़ी। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, से तो ये पता चल गया विभक्ति चिन्ह है, और से यहाँ पे क्या है, साधन के रूप में दिख रहा था, यानी ये क्या दिख रहा है जी, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह दिख रहा है, ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह दिख रहा है। लेकिन चले वाला ये क्या हो रहा है, ये भी लोप हो रहा है, तो इसको हम मध्यम पद लोपी समास कहते हैं, इसको मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। यहाँ तक क्या ये क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ें आपको समझ में आया कि मध्यम पद लोपी समास होता क्या है। आपने कई बार परेशान हो रहे होंगे कि ये पता नहीं मध्यम पद लोपी होता क्या है और कैसे यहाँ पे निकाल देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से वायुयान यानी वायु में चलने वाला यान, तो देखिए में या पर ये विभक्ति चिन्ह है, तो ये तो लोप हो ही रहा है, साथ ही साथ चलने वाला भी लोप हो रहा है, और बच क्या जा रहा है, सिर्फ वायु और इधर से यान, और दोनों को मिला करके कर दे रहा है वायुयान। क्लियर हो गया। तो यही बोला गया कि कारक विभक्ति के साथ साथ में और पद का भी लोप हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मध्यम पदलोपी समास कहलाता है। चलिए आज का आखिरी सवाल है, और ये देखते हैं क्या है कि जोन शब्देक आगू अ अन बे नी निर लागल रहो है ओकरा कहल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम नए समास कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नए समास कहते हैं। नए समास का उदाहरण हमने क्या देखा था कि नए समास आखिर में हम कहेंगे किसे, अगर हमको नए समास बोलना हो तो हम किसे कहेंगे, तो नए समास के रूप में हमने बताया था कि जिस जौन समासिक पहिल पदे निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द के लगल रहो है ना, नकारात्मक शब्द या तो निषेध सूचक शब्द लगा हो तो ओकरा जेगो नए समास कहल जाए, जैसे अ अन बे न नी नर ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने शामिल किया है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा आपको स्पष्ट होगा। अनठेकान अनपथार, तो देखिए अनपथार अन, बेलुरहा बे, अनपढ़ अनपढ़ यानी जो पढ़ल लिखल ना है तो ओकरा अनपढ़ कहल जाए। अनदेखल यानी जो देखा हुआ नहीं है, अनदेखल ना बोलते हैं, अनदेखल जैसे कल कर रही बचतो तो तोरो दबो, या तो थोड़े रहेल दी दूसरों के आदमी के वास्ते रहेल दी, अनदेखल जैसे ना कर। अकाल यानी अकाल ये हो गया अनचाहा यानी चाहने वाला नहीं, अनचाहा। अपवित्र जो पवित्र नहीं है। निर्लज जिसको लाज बीज नहीं है उसको निर्लज बोला जाता है। निर्बंसा जिसका वंश मतलब आगे जो वो नहीं है, निर्बंश, निर यहाँ पे लगा हुआ है। निफिकिर जिसको कोई फिक्र नहीं है। तो ये सभी जो वो क्या है यहाँ पे, ये सभी जो वो नए समास के उदाहरण हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया और ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। पिछले समास में वीडियो में थ्योरी समास में हमने एक सवाल पूछा था कि धरती आबा जो वो कैसन समास है ना, हमने पूछा था धरती आबा कैसन समास है। अब देखिए धरती आबा, तो धरती और आबा यानी धरती में भगवान है ना, आबा जो वो भगवान को ही बोला गया है, तो धरती में भगवान जैसा, और उसका अर्थ क्या निकला यहाँ पे, ये तीसरा पद कोई निकल रहा है वो है बिरसा। ये क्या है, यहाँ पे तीसरा कोई अर्थ जो है वो प्रधान निकल रहा है, वो क्या प्रधान है, तो यहाँ पे बिरसा प्रधान है। ना ही धरती यहाँ पे प्रधान है और ना ही आबा, ये दोनों को मिला करके कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया बहुब्रीहि समास। और जो कि कई मित्रों ने इसका सही आंसर भी दिया था, हमको काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए आप लोगों को जो वो समास अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छा लगा कि इसका आंसर जो आप लोगों ने सही दिया। तो जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और चीज़ों को आप समझते रहें, आगे पढ़ते रहें। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।